मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उनको श्रेय लेना वो ले लें भाई, कल को जो भी होगा खुश रहें, श्रेय ले लें। मुझे अपना काम करना है, उनको अगर सिर्फ मेरा नाम लेते रहना तो वो मेरा नाम लेते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये काम हो जाना चाहिए भाई, केंद्र में मंत्री हैं करवा दें। अगर पहले ही कर दिया था, उसी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं ना, तो अभी तक करवा क्यों नहीं दिए? बिहार की जनता को आज की तारीख में अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए कौन बेहतर है कौन बुरा है। ये वही जनता है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भाई मैं यकीनन इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, उठाता भी रहा हूं। मैं अभ्यर्थियों से जुड़े हुए जितने मुद्दे होते हैं उसको मजबूती से, पर कहीं ना कहीं मैं इतना भी ज़रूर कहूँगा कि भैया ये सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस अहंकार के साथ, भाई पहली बार मैंने कोई राज्य सरकार ऐसी देखी है जो शिक्षक से लेकर छात्रों से लेकर अभ्यर्थियों से लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति सड़क पर उतरता है, एकमात्र तरीका उनकी आवाज़ को चुप कराने का लाठी बन गया। जिस बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है, भाई एनटीपीसी आरआरबी के छात्र, भाई वो केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पर उतरे थे, उस पर आपको लाठी चलाने का क्या मतलब है भाई? तो ये ओटीपी वाले मामले में जो अभ्यर्थियों की जो समस्या है, यकीनन उसको भी मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, प्रदेश में इसी तरीके से टारगेट कर करके बिहार के भविष्य को प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक विकसित बिहार नहीं बना लूंगा और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर नहीं कर दूंगा, तभी सही मायनों में भैया अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा, शिक्षकों को इंसाफ मिलेगा, बिहार के युवा, बिहार के भविष्य, बिहार के बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। निंदा करता हूं भाई मैं, देखिए जैसे भी हैं पर मेरे मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। वो मैं नहीं चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर उनको किसी तरीके की हानि हो। उनकी नीति का विरोध करता हूं, करता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अभी हम बात करने वाले हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर जमुई के सांसद चिराग पासवान से मौजूद हैं। चिराग जी, हाजीपुर को लेकर चर्चा चल रही है, हाजीपुर स्टेशन का नाम बदला जाए। आपने मांग रखी है, अश्विनी वैष्णव से बात हुई थी, क्या बातचीत हुई है? जी, मेरी 2 दिन पहले मेरी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी मुलाकात हुई और उनके समक्ष मैंने हाजीपुर की जनता की इस मांग को उनके समक्ष मैंने ज़रूर रखा। मेरे नेता ने हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ माना, अपनी माँ का उन्होंने दर्जा दिया और हाजीपुर की जनता ने भी उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया। हाजीपुर और रामविलास पासवान मुझे लगता है आज की तारीख में एक दूसरे के पूरक हैं। हाजीपुर को लोग मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जानते हैं, मेरे नेता को हाजीपुर की वजह से जानते हैं और देश में ही नहीं दुनिया में 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाजीपुर की जनता ने ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम दर्ज कराया फॉर विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन से। तो ऐसे में जब मेरे नेता अब हम लोग के बीच नहीं है, हाजीपुर की जनता की ये मांग थी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि ऐसे में ज़रूरी है हमारे नेता को सम्मान देते हुए और हाजीपुर की जनता की भावना को सम्मान देते हुए हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए। और जनता की इसी मांग को लेकर 2 दिन पहले मेरी मुलाकात केंद्रीय रेल मंत्री जी से हुई और उनके समक्ष मैंने इस मांग को रखा। उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। जब आपने उनसे मुलाकात करी, उनसे बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में? देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है ये। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा होगी, मैं टीम के समक्ष में रखूंगा और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उस पर उन्होंने आगे चर्चा करने की उन्होंने बातें समझी। एक बात है कि आपके चाचा पशुपति पारस पिछले दिनों बयान दिया उन्होंने मीडिया में, कहा कि ये सब जो है ना मैंने पहले ही कर लिया है, पहले ही मैंने मुलाकात की थी, लेटर की थी, वो तो बाद में कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। पहले किया होता, मुझे लगता है आज की तारीख में तो अगर एक पत्ता भी वहाँ पे हिलता है तो वो उसकी जानकारी पहले मीडिया को बताते हैं। तो अगर पहले किया होता तो मुझे लगता है ज़रूर वो इसकी चर्चा करते। बट बहरहाल भाई मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उनको श्रेय लेना वो ले लें भाई, कल को जो भी होगा खुश रहें, श्रेय ले लें। मुझे अपना काम करना है, उनको अगर सिर्फ मेरा नाम लेते रहना तो वो मेरा नाम लेते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये काम हो जाना चाहिए भाई, केंद्र में मंत्री हैं करवा दें। अगर पहले ही कर दिया था, उसी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं ना, तो अभी तक करवा क्यों नहीं दिया? 1.5 साल से मेरे नेता के निधन को लगभग अब 1.5 साल होने को आया है। 2020 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था।
तो इतने समय में तो अभी तक ये हो जाना चाहिए था। वहीं का तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं के तो सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं वो। पटना से हाजीपुर के रास्ते बोचाहा जा रहे थे, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से, दुकानदारों से बात किए। उनसे मैंने पूछा कि रामविलास पासवान को कितना याद करते हैं, तो उन्होंने बहुत तरह के बयान भी दिए, अपनी बात रखी। बोचाहा के खासतौर से जो पासवान जाति के वोटर हैं और भी जाति के वोटर हैं, उन्होंने कहा कि चिराग जी ने गलती कर दी है, उनको अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था, मैं वोट गिराने नहीं जाने वाला हूँ। बोले भाई क्यों? तो कारण ये है कि चिराग जी को उम्मीदवार यहाँ होता तो हमारा वोट उन्हीं को जाता, और दूसरे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन हमारा पहला पसंद जो है वो रामविलास पासवान के जो उम्मीदवार होते वही होते। ऐसा क्या है? देखिए, मेरे लिए ये खुशी की बात है और मैं धन्यवाद करूंगा तमाम उन लोगों का जिन्होंने आपके समक्ष अपनी इस भावना को इतना खुलकर रखा। बोचाहा में जहाँ तक रही बात अपना प्रत्याशी नहीं देने की, ये फैसला प्रदेश के संसदीय बोर्ड के द्वारा ये फैसला लिया गया था। पर मैं इतना ज़रूर विश्वास रखता हूँ कि ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ गरीब शोषित वंचित समाज के लोग जिन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ इस बात को ध्यान में रखते हुए ही किया होगा कि जो भी उनका प्रतिनिधित्व विधायक के तौर पर बिहार की विधानसभा में करे, वो कम से कम उनके विषयों को, उनके अधिकारों को, उनके हक को लेकर ज़रूर वो लड़ाई लड़ेगा। बिहार की जनता को आज की तारीख में अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए कौन बेहतर है, कौन बुरा है। ये वही जनता है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशियों को चुनाव हरा दिया। तो आज की तारीख में पासवान समाज भी इतना जागरूक है। एमएलसी के चुनाव के परिणाम जिस तरीके से सामने आए, जो सत्ताधारी लोग हैं एनडीए गठबंधन, आधे से ज़्यादा सीटों पर उनको, लगभग आधी सीटों पर उनको नुकसान हुआ, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भैया राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से तो कम से कम बिहार की जनता खुश नहीं है। और जो बंटवारे की राजनीति ये करते हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, सिर्फ जात पात की राजनीति, तो ये बिहार की जनता भली भांति जान रही है। 2 दिन रह गए अब चुनाव परिणाम आने में। बोचा से जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, उम्मीद करता हूं कि वो बोचा की भलाई के लिए कार्य करेंगे। 2213 दरोगा के अभ्यर्थी हैं, वो परेशान हैं। कारण ये है कि ओटीपी नहीं आ रहा है। बीएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, वीडियो भी हमारे पास में है, अधिकारियों के पौ पकड़ रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है उन्होंने, और तमाम अभ्यर्थी अभी आपको देख भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान इस मुद्दे को उठाए। भाई मैं यकीनन इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, उठाता भी रहा हूं। मैं अभ्यर्थियों से जुड़े हुए जितने मुद्दे होते हैं उसको मजबूती से, पर कहीं ना कहीं मैं इतना भी ज़रूर कहूँगा कि भैया ये सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी है। इस सरकार के सामने आप लाख हाथ पटक लीजिए, सर पटक लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, पांव पकड़ लीजिए, कुछ कर लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस अहंकार के साथ, भाई पहली बार मैंने कोई राज्य सरकार ऐसी देखी है जो शिक्षक से लेकर, छात्रों से लेकर, अभ्यर्थियों से लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति सड़क पर उतरता है, एकमात्र तरीका उनकी आवाज़ को चुप कराने का लाठी बन गया इनका। जिस बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है, भाई एनटीपीसी आरआरबी के छात्र, भाई वो केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पर उतरे थे, उस पर आपको लाठी चलाने का क्या मतलब है भाई? जिस बर्बरता से कॉलेज हॉस्टल के रूम से उनको खींच कर निकाल कर उनको पीटा गया, मारा गया। तो जिस तरीके से ये ओटीपी वाले मामले में जो अभ्यर्थियों की जो समस्या है, यकीनन उसको भी मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, प्रदेश में इसी तरीके से टारगेट कर करके बिहार के भविष्य को प्रताड़ित किया जाएगा। तो ये भी देखा था कि जब आप राष्ट्रपति या राज्यपाल भवन जा रहे थे, आपको भी खींच करके डाल दिया गया था, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, आप भी भींगे थे, मैं भी भींगा था, सारे लोग मीडिया वाले भी भींगे थे। तो ये सब कब तक बिहार में चलता रहेगा, क्या लगता है? ये आवाज़ को कुचलने का प्रयास है। लोग सोचते हैं, सत्ताधारी खासतौर पर जो शक्तियाँ हैं, वो सोचती हैं कि भैया इस तरीके से बिहार के लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। अपनी बात तो मैं ज़रूर स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ कि शेर का बेटा हूँ, ना डरूंगा ना झुकूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, डरता नहीं मैं इन लोगों से। जितना प्रताड़ित करना है कर लें भैया। वाटर कैनन तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे परिवार को तोड़कर, मुझे मेरी पार्टी से निकालकर, मेरे घर से मेरा सामान बाहर फेंक कर, क्या क्या नहीं करने की इन्होंने कोशिश की, पर क्या कर पाए? हिला पाए मुझे? हटा पाए मुझे? ना हटा पाए हैं, ना हटा पाएंगे। जब तक विकसित बिहार नहीं बना लूँगा और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर नहीं कर दूँगा, तभी सही मायनों में भैया अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा, शिक्षकों को इंसाफ मिलेगा, बिहार के युवा, बिहार के भविष्य, बिहार के बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। 19 लाख रोजगार, कब तक होगी ये बात पूरी? भाई 19 आदमी खड़ा करके दिखा दें रोजगार के नाम पर। 1.5 साल बीत गया, 19 लाख तो भूल जाइए, बहुत बड़ी संख्या हो गई 19 लाख।
मुख्यमंत्री जी भाई 19 लाख तक पहुंचते पहुंचते उनको जीवन लग जाएगा। अधिकांश जो है रोजगार की तलाश में आए। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि चिराग जी से मिलनी है और कहना है कि भाई रोजगार का कुछ तलाश करा दो, नहीं चल रहा है काम। भाई मुख्यमंत्री जी से रोजगार का विजन तो पूछिए ना, क्या विजन है? जो मुख्यमंत्री सिर्फ नली गली बनाने से सोचता हो कि बिहार का विकास हो जाएगा, नल जल, और वो भी नली गली आप सब जानते हैं भैया, 7 निश्चय से बड़ी कोई भ्रष्टाचार की योजना है? टैंकियां फटी पड़ी हैं, पाइपें फटी पड़ी हैं, सड़क खुदी पड़ी है नली गली बनाने के नाम पर। और क्या नली गली बनाने से बिहार का विकास होगा भैया? आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की कौन बात करेगा? एमएनसीज को कौन यहाँ पर लाने की बात करेगा? आप निवेशकों को कब बुलाएंगे भाई? बाकी राज्य इन्वेस्टर्स समिट करते हैं, आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया? कब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात की? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हमारे प्रदेश में कब होती है? मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला बिहारी कोटा में, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में, पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ऐसी जगहों पे नहीं बनती? पर अफसोस की बात यह है कि इस पे बात कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी ने आखिरी बार रोजगार को लेकर भाई तत्काल प्रभाव से जितनी खाली पड़े रिक्त पद हैं पहले उसको तो भर दीजिए। लगभग अभी खाली है सर। लगभग 5 लाख के करीब ऐसे पद हैं जो कि खाली पड़े हैं। आप तत्काल प्रभाव से आप उन पदों को आप भरना आप शुरू कर सकते हैं। जितनी बंद पड़ी मिले हैं, आप यंग ब्रेन्स की टीम आप लगाइए भाई, उसको कैसे वाइबल प्रोजेक्ट बनाया जा सके उस पर आप काम करवाइए। आप क्यों नहीं आप उस पर रिसर्च कराते हैं? जो शुगर मिलें बंद पड़ी हैं, कागज़ मिलें बंद पड़ी हैं, इसको वाइबल प्रोजेक्ट कैसे बनाया जा सके? तत्काल प्रभाव से रोजगार आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। पर इसमें बात कौन कर रहा है? बात करते हैं वो शराबबंदी की, कैसे उसमें संशोधन हो, आगे संशोधन हो, कैसे जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है तो मरने वाले को हम दोषी ठहराएं, कैसे जो अपराधी हैं तो उसमें जो गोली मार के दिन दहाड़े जा रहे हैं उनको कैसे हम बचाएं। थोड़ी देर पहले ही 50 लाख की लूट हुई है, तो अब उनका ध्यान केंद्रित होगा कि जो लूट के गए हैं उसको मैं कैसे बचाऊं, अपराधियों का संरक्षण कैसे हो। किसी एक अपराध में एक अपराधी को सजा मिली हो मुझे बताइए। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश में भाई मात्र 7% है। बाकी राज्यों में चले जाइए, डाउन साउथ जाइए, 89-90% है। 7% का मतलब हुआ बिहार में अगर 100 अपराध हो रहे हैं तो मात्र 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी, 7 लोगों को पकड़ा जाएगा। कन्विक्ट होंगे नहीं होंगे तो भी बात की बात है। और जो पकड़े भी जाते हैं 2 दिन 4 दिन उसके बाद खुलेआम घूम रहे। कितने ऐसे हत्यारे हैं जिनको हत्या के उसमें उनको पकड़ा गया, तथ्यों के अभाव में, जानकारी के अभाव में छोड़ दिया ऊपर हमला हुआ है। एक बयान आपका इस पे भी जरूरी है कि उन पे हमला हो रहा है, पिछले दिनों भी हुआ था, ये 17 दिन के अंदर दूसरा, इस बार तो फटाका फूट गया है। निंदा करता हूं भाई मैं। देखिए जैसे भी हैं पर मेरे मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। वो मैं नहीं चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर उनको किसी तरीके की हानि हो। उनकी नीति का विरोध करता हूं, करता रहूंगा, पर इस घटना की मैं जरूर निंदा करता हूं। पर साथ ही में मेरा सवाल फिर उन्हीं से ही है भैया, आप मेरे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, इसकी भी जांच आप ही को ही करानी है और किसी को नहीं करनी। तो जिस प्रदेश में स्वयं गृह मंत्री सुरक्षित नहीं हो, उनकी सुरक्षा में चूक हो जाए तो आम बिहारी की आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके साथ क्या होगा। आपके ऊपर तो हमला होता है मुख्यमंत्री जी, सौभाग्यशाली हैं आप कि आप बच जाते हैं, आपको खरोच नहीं आती। पर जब किसी आम बिहारी की सुरक्षा में सेंध लगती है ना, जब उसमें जब चूक होती है तो मारा जाता है और उसके बाद वो अपराधी खुलेआम घूमते हैं। तो कम से कम इस घटना की जांच तो मुख्यमंत्री कराएं और साथ ही में समझें कि इतना आक्रोश क्यों पनपता जा रहा है। भाई ज्वालामुखी है नीचे, उसको अगर निकलने की जगह नहीं मिलेगी ना तो ऐसे ही विस्फोट होते हैं। और ये वही ज्वालामुखी हैं, अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, युवा वर्ग है जो आपकी नीतियों से परेशान है और आप लाठियों से आप उनकी आवाज़ दबाए जा रहे हैं। और ये ज्वलंत पदार्थ जब नहीं निकल पा रहा है तो इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बट बहरहाल फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं तमाम बिहारियों से आग्रह करूंगा कि अपने आक्रोश को निकालने का बहुत खूबसूरत माध्यम है लोकतंत्र में मताधिकार, जिसका प्रयोग आप पहले भी कर चुके हैं। 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री जी को बना चुके हैं। अगली बार उनका नामो निशान, उनकी पार्टी का खाता भी मत खुलवाइए, उसके बाद बिहार बदल देगा। देखिए हमारे साथ चिराग पासवान है। हमने कई तरह के इनसे सवाल किए और बेबाक तरीके से ये भी पूछा कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी, बोचाहा को लेकर भी बात की और कई तरह के सवाल पूछे। उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। आगे भी चिराग पासवान से हम रूबरू होंगे, इनसे इसी तरह से सवाल बेबाक तरीके से पूछेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।